So yes, we are discussing the vectors of plants, the vectors which are used to transfer a particular gene into a particular plant. और इसके अंदर सबसे मेन जो होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड होता क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसे बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसके अंदर ये प्लाज्मिड जो है ये निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक स्पीशीज है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है, प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करती है। और प्लांट्स के अंदर जो रूट और स्टेम वाला ट्रांजिशनल रीजन होता है, उस रीजन पे क्राउन गॉल शो करती है, गॉल फॉर्मेशन शो करती है। अब ये गॉल फॉर्मेशन होता क्या है? क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस शो करता है, क्राउन गॉल डिजीज। इसमें बेसिकली ये होता है कि पूरा प्लांट है, उसकी रूट्स है, ये है सॉइल वाला रीजन। तो इस रीजन में जो ये वाला रीजन है, ट्रांजिशनल रीजन, इस रीजन की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे शूट रूट से कनेक्टेड है, तो इस रीजन पे बहुत सारे ट्यूमर लाइक चीजें बन जाती हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं। जैसे कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं वैसे ही ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो इसे क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से ये होती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के पास नेचुरली ये एबिलिटी होती है टू ट्रांसफर सम पार्ट ऑफ दिस प्लाज्मिड इनटू द प्लांट। तो वो पार्ट होता क्या है? तो अगर हम टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बनाएं, ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, इसके अंदर एक रीजन होता है जिसे बोलते हैं टीडीएनए और ट्रांसफर डीएनए। ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज किया जाता है बाय दिस प्लाज्मिड टू ट्रांसफर, टू गेट ट्रांसफर टू द प्लांट। बेसिकली ये टीआई प्लाज्मिड जो है सिर्फ इस रीजन को ट्रांसफर करेगा, टीडीएनए को ट्रांसफर करेगा, बाकी रीजन को ट्रांसफर नहीं करता है। बाकी रीजन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ प्लांट हार्मोन सिंथेसिस जीन्स होती हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। टीआई प्लाज्मिड में ट्रांसफर डीएनए के अलावा एक रीजन होता है जिसे बोलते हैं ओपाइन सिंथेसिस का रीजन। ओपाइन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ओपाइंस क्या होते हैं? ओपाइंस ऐसे केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं एज अ सबस्ट्रेट या फिर एज अ न्यूट्रिएंट बाय दी बैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ओपाइंस सिंथेसाइज करता है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज करता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये मेनली कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन का सोर्स। तो एक ये रीजन होता है। ओपाइन में भी 3 टाइप के होते हैं, अभी मैं बता देती हूँ आपको ब्रीफली। इसके अलावा एक रीजन होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, जो हेल्प करेगा टू रेप्लिकेट दिस होल प्लाज्मिड। इसके अलावा एक रीजन होता है जिसे बोला जाता है प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन सिंथेसिस का रीजन। फाइटो हार्मोन सिंथेसाइज करता है, फाइटो हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स को ही बोलते हैं। तो ये सिंथेसाइज करता है और बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स हैं? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं, साइटोकाइनिन। तो इन दोनों को सिंथेसिस के लिए एक रीजन इसके पास है। तो बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक एडिशनल पार्ट ये होता है कि टीडीएनए के दोनों साइड पे बॉर्डर सीक्वेंसेस होते हैं। बॉर्डर सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो टीडीएनए के बॉर्डर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इन्हें बॉर्डर सीक्वेंसेस बोलते हैं। दीज बॉर्डर सीक्वेंसेस आर ऑफ 25 बेस पेयर्स ईच। तो 25 बेस पेयर का रीजन इस साइड होगा, 25 बेस पेयर का ही रीजन दूसरी साइड होगा। एंड दीज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रिपीट्स, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं ये 25 बेस पेयर्स। तो इनमें से मान लो 5-5 बेसिस बार बार रिपीट होते रहेंगे, ऐसा ये सीक्वेंस होता है। तो ये बॉर्डर सीक्वेंसेस हैं। बॉर्डर सीक्वेंसेस इसकी पोलैरिटी बताने में हेल्प करते हैं कि टीडीएनए का एक एंड कौन सा वाला है, दूसरा एंड कहाँ है। तो एक को बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर, एक को बोलते हैं राइट बॉर्डर। टीडीएनए के लेफ्ट या राइट पे ये प्रेजेंट होता है।
अब अगर मैं टीडीएनए की लेंथ की बात करूं तो ट्रांसफर डीएनए 15 to 30 kb जितना बड़ा हो सकता है। 15 to 30 kb इसका साइज होता है। अब इसमें पूरे प्लाज्मिड के अंदर एडिशनल कुछ जीन्स होती हैं, जिन जीन्स को बोला जाता है विर जीन्स। तो यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर से वो सेगमेंट बना रही हूँ, उन्हें बोलते हैं विर जीन्स। विर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है फॉर वायरुलेंस। तो मैं इस सब को रब करके फिर आपको बताती हूँ वायरुलेंस या विर जीन्स होती क्या है। मैं थोड़ा स्लो ही चल रही हूँ ताकि आप सबको समझ आए। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो जब मैं पूछूंगी तब आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। तो विर जीन्स है। विर जीन्स में विर का मतलब होता है वायरुलेंस। वायरुलेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है किसी भी बैक्टीरिया की जो उसे पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करती हैं। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि वो पैथोजन की तरह एक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो विर जीन्स जो है ऐसी जीन्स हैं जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हेल्प कर रही हैं इन द क्राउन गॉल फॉर्मेशन। तो क्राउन गॉल फॉर्मेशन में विरुलेंस जीन्स हेल्प करती हैं। अब क्राउन गॉल बनेगा कब? जब टीडीएनए प्लांट के अंदर चला जाएगा। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि विर जीन्स जो हैं these are the genes required for the transfer of tDNA. Genes required for the transfer of tDNA. तो ट्रांसफर डीएनए को ट्रांसफर करने में विर जीन्स का रोल होता है, तो उसे ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। विर जीन्स की के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें कौन कौन सी विर जीन्स हैं, उनका क्या क्या काम है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनको लिखा जाता है विर ए, विर बी, ऐसे नाम्स होते हैं, इसके नेम्स ऐसे होते हैं। मैं ऐसे आपको इन जनरल बता देती हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच तक होते हैं। ए से लेके एच तक वायरुलेंस जीन्स होती हैं। विर ए, विर बी, विर सी, ऐसे इनके नाम होंगे। अब इनके फंक्शंस आप देख लो, फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं हम विर ए पे। तो विर ए जो जीन है ये काइनेज की तरह एक्ट करती है। अब काइनेज का मतलब क्या है? मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि काइनेजेस जो होते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे। तो काइनेजेस फॉस्फेट ऐड करते हैं। विर ए जो होता है ये भी एक टाइप का काइनेज है जो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिसेप्टर। या आप ये बोल सकते हो कि विर ए एक रिसेप्टर को कोड करता है। रिसेप्टर्स बेसिकली ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है मान लेते हैं, इसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है। तो कोई सा केमिकल है जो इससे आके बाइंड करेगा और ये रिसेप्टर उसे रिसीव करके आगे रिएक्शन शो करेगा। तो वैसे ही विर ए होता है, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और ये करता क्या है? ये बेसिकली हेल्प करता है, परसीव करता है फिनॉल्स को, फिनॉल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। एंड कौन से फिनॉल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है? वो फिनॉल है मेनली एसिटोसिरिंगोन। एसिटोसिरिंगोन या सिरिंजॉन भी बोलते हैं बहुत सारे इसे। तो ये जो है एक टाइप का फिनॉल है जो प्लांट्स सिक्रीट करते हैं। प्लांट्स कौन से वाले सिक्रीट करेंगे एसिटोसिरिंगोन को? ये सिक्रीट करते हैं वुंडेड प्लांट्स, जिनके ऊपर कोई घाव है। वो प्लांट में कोई सा सेल रप्चर हो गया है या उसकी जो बाहर की बाउंड्री है, जो प्लांट का बाहर का स्ट्रक्चर है, उस पे कहीं से घाव हो गया है। तो वुंडेड प्लांट्स जो होते हैं वो एसिटोसिरिंगोन सिक्रीट करते हैं। वुंडेड प्लांट पार्ट्स आप बोल सकते हो, पार्ट्स सिक्रीट करेंगे, पूरा प्लांट नहीं सिक्रीट करेगा। जिस एसिटोसिरिंगोन को फिर ये रिसेप्टर परसीव कर लेता है,
और फिर ये आगे का रिएक्शन करने में हेल्प करता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि एक प्लांट जब भी उसे चोट लगेगी तो एसिटोसिरिंगोन रिलीज होगा, आसपास एग्रोबैक्टीरियम जो भी सॉइल में है वो सारे एग्रोबैक्टीरियम इस एसिटोसिरिंगोन को रिसीव कर लेंगे रिसेप्टर के थ्रू और फिर आगे रिएक्शन शो करेंगे जिससे कि ट्रांसफर डीएनए उस प्लांट के अंदर जा सके। क्योंकि उस प्लांट को घाव हो गया है तो बहुत इजी है एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्ट करना, और एग्रोबैक्टीरियम जब उसे इन्फेक्ट कर लेगा उस प्लांट को तो इजीली अपने टीडीएनए को ट्रांसफर कर पाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस विर ए शुरू करता है। विर ए सबसे पहला वायरुलेंस जीन है जो एक्टिवेट होती है और इसको बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कौन सी होती हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो जीन्स होती हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करती हैं, हमेशा एक्सप्रेस करती हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन उनका होता है, कभी भी रुकती नहीं है प्रोडक्शन इनकी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूटिवली ये काम करती रहती हैं, बनती रहती हैं। इनका बनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा है, रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट हमेशा है। आगे जो वायरुलेंस जीन्स हैं उन सब का प्रोडक्शन रुक भी सकता है, चलेगा, बट रिसेप्टर अगर पहले से प्रेजेंट नहीं होगा तो वुंडेड प्लांट का सिग्नल नहीं मिल पाएगा बैक्टीरिया को। तो उसके लिए विर ए जीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। मनीषा, वर्षा? मैम। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बताती हूँ अब क्या होता है। तो बेसिकली जब विर ए जीन ने एसिटोसिरिंगोन को के सिग्नल को रिसीव कर लिया तो ये एक्टिवेट करता है दूसरी विर जीन्स को। कौन सी वाली विर जीन्स को? इट एक्टिवेट्स बेसिकली विर जी जीन, विर जी जीन को एक्टिवेट करता है ये। and this vir G gene is responsible for the activation of other vir genes, activation of other vir genes। तो विर ए सबसे पहले ये हमेशा प्रेजेंट होगा, विर जी भी हमेशा प्रेजेंट होता है क्योंकि कभी भी इनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। विर ए एंड जी हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं, बाकी कोई भी विर जीन कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं होती, वो रेगुलेटरी होती हैं क्योंकि उनका एक्सप्रेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस ही होता है। तो विर ए जीन एक्टिवेट हुई, उसने विर जी जीन को एक्टिवेट किया और जी ने फिर बाकी सबको एक्टिवेट किया क्योंकि वो सब अभी इनएक्टिव स्टेट में है, उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जब ये बाकी की जीन्स एक्टिवेट हो गई तो इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो विर बी जीन का बता देती हूँ। विर बी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिलाए, पिलाए या फिर पाइलस जिसे बोलते हैं। पाइलस भी कौन सा वाला? सेक्स पाइलस या कॉन्जुगेटिव पाइलस बोलते हैं इसे। तो ये वो वाला पाइलस है जो हेल्प करेगा टीडीएनए के ट्रांसफर में, ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। तो ये पाइलस देखो, हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर एक बैक्टीरिया है उसके अंदर पाइलस बनता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा बैक्टीरिया है उसके पास पाइलस नहीं होता, वो रेसिपिएंट होता है। तो जब ये पाइलस इसके साथ अटैच हो जाता है तो एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ब्रिज के थ्रू, ये जो पाइलस से ब्रिज बना है इसके थ्रू अपने डीएनए को यहाँ ट्रांसफर कर सकता है। तो वही चीज यहाँ हो रही है, बस दिक्कत बस जो चीज अलग है वो ये है कि बैक्टीरिया के पास पाइलस प्रेजेंट है बट ये जो डीएनए ट्रांसफर कर रहा है ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर नहीं कर रहा, ये प्लांट के अंदर कर रहा है। तो ये प्लांट है जिसके अंदर वो पूरा ट्रांसफर हो रहा है जीन्स का। तो जीन्स का ट्रांसफर बैक्टीरिया से प्लांट में होने के लिए भी पाइलस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक आप बोल सकते हो इंजेक्शन की तरह काम करता है, उस डीएनए को इंजेक्ट कर देता है इनटू दी प्लांट सेल्स। तो इस पाइलस की प्रोडक्शन विर बी जीन
कैरेक्टराइज करता है। विर बी जीन नहीं होगा तो पाइलस नहीं बनेगा और टीडीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब आगे के विर जीन्स के फंक्शन की बात करते हैं, क्या फंक्शन होता है आगे की जीन्स का। तो विर बी हो गया, नेक्स्ट आता है विर डी। अब विर डी जीन जो होती है वो दो टाइप की होती है, D1 एंड D2। D1 एंड D2 लिखते हैं उन्हें। ये दोनों एंडोन्यूक्लिएजेस होती हैं। एंडोन्यूक्लिएजेस, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं वैसे ही ये भी एंडोन्यूक्लिएजेस हैं, जो क्या करेंगे, उस टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को कट करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरा डीएनए ट्रांसफर नहीं होता, पूरा प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ टीडीएनए वाला रीजन ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे यहाँ से और यहाँ से क्लीव करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तभी टीडीएनए दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस क्लीवेज के लिए एंडोन्यूक्लिएजेस हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये निक जनरेट करते हैं, निक मतलब कट होता है, तो कट जनरेट करते हैं ऑन द प्लाज्मिड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होगा कि अगर ये टीडीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, इस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, डबल स्ट्रैंडेड ना हो, तो ही वो प्लांट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर पाएगा बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी हम पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है, वो कैसे होती है। तो उस प्रोसेस के थ्रू ये टीडीएनए इंटीग्रेट कर पाएगा प्लांट सेल के डीएनए के साथ। मैंने यहाँ सर्कुलर बना दिया बट एक्चुअल में लीनियर होता है प्लांट सेल का डीएनए। तो उसके साथ इंटीग्रेट तभी कर पाएगा जब सिंगल स्ट्रैंडेड हो। तो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए की प्रोडक्शन के लिए भी एंडोन्यूक्लिएजेस की जरूरत होती है। तो ये निक भी जनरेट करते हैं, टीडीएनए को क्लीव भी करेंगे, सेपरेट भी करेंगे फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड, एंड दे आल्सो मेक्स इट सिंगल स्ट्रैंडेड, ताकि उसका इंटीग्रेशन इनटू द प्लांट जीनोम इजी हो जाए। अब नेक्स्ट क्या है कि अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए बन गया इन दी बैक्टीरिया, ये सारी प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर हो रही है। सेक्स पाइलस बन गया, इसके अलावा मैंने आपको बताया एंडोन्यूक्लिएजेस बन गए, तो टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए सेपरेट हो गया, कट हो गया, ये टीडीएनए यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, ये रहा टीडीएनए। अब टीडीएनए क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है और देयर आर मेनी एंजाइम्स which are present in the cytosol of the bacteria which can easily cleave this single stranded tDNA, क्लीव कर सकता है, इसे कट कर सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा खुद का जीनोम तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड जितने भी हैं वो सारे फॉरेन हैं, बाहर से आए हैं, उन सबको कट कर दो। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे यहाँ हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि इस सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को कवर कर लिया जाता है बाय सर्टेन प्रोटीन्स। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स आके अटैच हो जाएंगे जो हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे इस सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए की, ताकि उसके ऊपर कोई भी एंजाइम या न्यूक्लिएज एक्ट ना कर दे, न्यूक्लिएज एक्ट ना कर दे। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं इन्हें, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता है वही प्रोसीजर है यहाँ भी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं इन्हें कोड करने के लिए चाहिए होती है विर E2 जीन। विर ई जो हमने पढ़ा था उसका टाइप है E2, मेजरली यही वाला ई प्रेजेंट होता है वायरुलेंस जीन्स में। तो मेनली ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो विर E2 प्रोटीन्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस से हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को। अभी तक सारी चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि विर E2
and Vir-D2, Vir-E2 and Vir-D2। D2 मैंने बताया था एंडोन्यूक्लियस होता है और E2 बताया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। ये दोनों के अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो होता है इसे NLS बोलते हैं। ये सिग्नल बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और उन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है जिन्हें न्यूक्लियस के अंदर टारगेट किया जाता है, यानी ऐसे प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रिक्वायर्ड हैं। अब आप ये देखोगे कि ये जीन्स जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, बट एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, उसके अंदर तो न्यूक्लियोइड वाला रीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक रीजन जहां पे डीएनए स्कैटर्ड है। तो होता क्या है, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल हेल्प करता है टू टारगेट दैट सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए टू द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल। तो यहाँ पे जिस न्यूक्लियस का लोकलाइजेशन सिग्नल है वो न्यूक्लियस प्लांट सेल का है, बैक्टीरिया का नहीं। बैक्टीरिया के अंदर तो होता ही नहीं न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल के अंदर टारगेट करने में, न्यूक्लियस के अंदर टारगेट करने में टीडीएनए के हेल्प करता है ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए हमने अभी पढ़ा, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की प्रेजेंस होने की वजह से सीधा प्लांट के जीनोम के पास चला जाता है, प्लांट जीनोम के पास चला जाएगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है, और उसके अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा बाय नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, याद रखना ये रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना दो टाइप का होता है, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस में कुछ फर्क होता है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तब उसमें बताऊंगी कि कैसे होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डिफर करता है। बस अभी के लिए इतना याद रखना कि ये टीडीएनए नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वाले प्रोसीजर से प्लांट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसीजर में, ये पूरा प्रोसीजर हो गया जो मैंने आपको समझाया अभी, कहाँ से क्या चीज हो रही है। तो एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को एक प्लांट में कहीं पे मान लो डैमेज हो गई, यहाँ पे डैमेज हो गई है, तो ये प्लांट जो है एसिटोसिरिंगॉन बनाएगा। वो एसिटोसिरिंगॉन्स जो होंगे वो विर ए नाम का रिसेप्टर है, ए नाम का रिसेप्टर, उससे जाके बाइंड कर जाएंगे, और जब ये उससे बाइंड कर गए तो क्या करेंगे, ये जी को एक्टिवेट कर देंगे, विर जी को। विर जी एक्टिवेट हो गया तो वो बाकी विर्स को एक्टिवेट कर देगा, जिसमें आते हैं विर बी बनाएगा, वो बी वाला रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्स पाइलस फॉर्मेशन। जब सेक्स पाइलस बन गया उसके बाद D1 D2 एक्टिवेट हो जाएंगे। D1 एंड D2 का काम होगा टीडीएनए को कट करना, तो प्लाज्मिड में से टीडीएनए को क्लीव कर देंगे, फिर उस टीडीएनए से बाइंड कर जाएंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो E2 होते हैं। अब ये E2 की फॉर्म में E2 से कवर्ड और D2 से कवर्ड जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये जाता है इस पाइलस में, और इस पाइलस से इस प्लांट के अंदर चला जाता है और प्लांट के सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो ये कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ट्रांसफर नहीं कर सकता जीन्स इनटू मोनोकॉट्स। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर ये जीन्स को ट्रांसफर नहीं कर पाता क्योंकि मोनोकॉट्स एग्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्ट नहीं हो पाते हैं, मोनोकॉट्स उनसे बच जाते हैं क्योंकि वो एसिटोसिरिंगॉन प्रोड्यूस नहीं करते हैं।